बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो अमेरिका से किया गया है। और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे भारत का राष्ट्रपति होगा तो भारत में राष्ट्रपति को कार्यपालिका की पूरी शक्ति दी गई, लेकिन वही जब ब्रिटेन के संविधान जाते हैं तो वहां से संसदीय प्रक्रिया को अपनाया गया है। और भारत में जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कार्यपालिका की, वो केवल नाम मात्र की कर दी गई है, ये भी प्रावधान कर दिया गया है। तो भी आर्टिकल नंबर 52 में से लोगों को ये पढ़ना है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 32 भाग 5 में यह वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। फिर आर्टिकल नंबर 53 दिया हुआ है 53, इसमें वर्णित है कि जो भारत की कार्यपालिका की जो शक्ति वो किसमें निहित होगी? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। वो बात और है कि ब्रिटेन के संविधान से जाकर जब संसदीय प्रक्रिया को अपनाया गया तो बोल दिया गया कि जो भारत में कार्यपालिका है केवल नाम मात्र की होगी। भारत में जो पूरा पावर होगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा और अर्थात हमारे प्रधानमंत्री के पास निहित होगा। कुल मिलाकर जो मंत्रिपरिषद चाहेगा वही हमारे पास काम हो पाएगा। ये इसलिए इन दोनों आर्टिकल को उतना जोर देकर नहीं पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्या बताया हूं मैं? 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 भारत में राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा। 54 बोलता है बेटा भारत के राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल कहने का मतलब यह है कि भारत का जो निर्वाचक मंडल का प्रावधान ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहां लिया गया है? आयरलैंड से निर्वाचक मंडल का प्रावधान लिया गया। इसमें स्थिति ये है कि पूछता है कि सर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग हिस्सा लेते हैं, कौन कौन लोग हिस्सा नहीं लेते हैं? क्लियर है ये? तो सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राज्यों के विधानसभा के सदस्य, कई राज्यों में विधान परिषद भी और कई राज्यों में विधानसभा तो और राज्यों में रहती है, तो राज्यों के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य अर्थात जो चुनाव जीत रखे हैं। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है तो प्रेम प्रकाश पांडे अगर हारे हुए तो वोट देंगे, वो नहीं दे सकते। क्यों भाई? क्योंकि वो निर्वाचित नहीं हो पाए, इस बार जीत नहीं पाए। और कांग्रेस वाला देवेंद्र यादव जो है वो वोट दे पाएगा। क्यों दे पाएगा वोट? तो भाई ठीक है उसकी पार्टी की सरकार नहीं बनी है लेकिन वो निर्वाचित तो है, जीते हुए तो है। ये तो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोट दे पाते हैं। फिर राज्यों में मनोनीत सीटें भी होती है, मनोनीत आदमी कोई वोट नहीं दे पाएगा। लोकसभा जाओ, राज्यसभा जाओ, लोकसभा के जितने निर्वाचित सदस्य हैं सभी राज्यसभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट लेंगे, वोट करेंगे। केवल निर्वाचित लोकसभा में जो मनोनीत भी होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं। फिर राज्यसभा जाइए तो राज्यसभा की 245 सीटों में से 233 लोग होते हैं निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड, जिनको वोट देकर चुना गया है। ये वो वोट दे सकते हैं, लेकिन जो 12 लोग मनोनीत होते हैं राज्यसभा में वोट नहीं देते। राज्यों में विधान परिषद होते हैं, भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए तो महाभियोग लगाने के लिए क्या होता है? चुनाव कराया जाता है, वोट कराया जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया में आपके विधानसभा के या राज्य का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य होने भाग नहीं लेंगे, उनको अधिकार ही नहीं होता है। चुनाव में रखते हैं उनको, लेकिन हटाने में रखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उस महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही हिस्सा लेंगे। कौन लेंगे? केवल लोकसभा, राज्यसभा। अब इस महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, इन दोनों सदस्य क्या करेंगे? इसमें हिस्सा लेंगे। चुनाव में आपका केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट दे पाते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों क्या करेंगे? वोट दे पाएंगे। क्लियर है ये?
समझा रही बात? चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। बेटा ये जो हमारे पास 54वां दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया है। समझ में आएगा? वोट कौन कौन देता है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उनका निर्वाचन किया जाता है। ये होता है उसका निर्वाचन मंडल। अब 55 क्या बताता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का तो ये हो जाएगा हमारे पास निर्वाचन की पद्धति। पद्धति क्या होती है बेटा राष्ट्रपति के निर्वाचन की? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि जो भारत के राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तौर से होता है। किस तौर से होता है? अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। अप्रत्यक्ष समझते हो क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब, जैसे कि अभी भिलाई के नगर निगम का चुनाव हुआ, ठीक है बेटा, पार्षद में जो चुनाव हुआ था वो प्रत्यक्ष चुनाव था। हम लोगों ने जाकर वोट दिया, फलाना आदमी को देना है तो कमल छाप, फलाना आदमी को देना है तो पंजा छाप और वगैरह वगैरह दिए। लेकिन क्या जो महापौर का चुनाव हुआ प्रत्यक्ष था? नहीं, उसमें अपने को जानकारी नहीं होती है, आम जनता को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा आदमी चुनकर आएगा। वो लोग जो पार्षदों का ग्रुप बना वो अपने हिसाब से अपने आदमी को चुन लिया, बैठा दिए। ठीक वैसे ही लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में भी। ये चुनाव क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष। हमको पता होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या कभी राज्यसभा के चुनाव में आपने वोट दिया है? नहीं दिया। हमको पता ही नहीं चलता सर कौन खड़ा हुआ, कौन जीता, कौन हारा। सुंदर बात है कि हम चुनाव वोट देने नहीं जाते। जिस चुनाव में जनता स्वयं जाकर वोट देती है अपने प्रत्याशी को, उसको जानकारी होती है कि मेरा प्रत्याशी कौन है, वो चुनाव होता है प्रत्यक्ष। और जिस चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा किसी आदमी को चुनकर किसी पद पे बैठाया जाता है, हमको जानकारी होती नहीं कि हमारा प्रत्याशी किसको वोट दिया है। वो चुनाव क्या होता है? अब जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टर्म जनता को लेकर, कि जनता को जब जानकारी और जनता स्वयं वोट करे, चुनाव क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। और जब जनता को जानकारी ना हो, चुनाव हमको हमारी जानकारी के बाहर हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किस प्रकार से आता है? और मतदान कैसा होता है? मतदान होता है हमारे पास शुद्ध मतदान। कैसा होता है? अर्थात हमारे द्वारा चुने गए प्रत्याशी, अर्थात विधानसभा लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं, फिर राज्यसभा के जो है, वो जब वोट देते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि दूसरे आदमी को, पहले आदमी के वोट के बारे में दूसरे आदमी को पता नहीं होता कि वोट किसको दिया गया है। तो मतदान जब भी होता है, चाहे किसी पद के लिए, मतदान होगा गुप्त, और जब वोट हम देंगे तो मतदान प्रत्यक्ष होगा, और जब वोट हम नहीं देंगे तो मतदान अप्रत्यक्ष। ये कहानी होता है बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। निर्वाचन का जो पद्धति होता है उसके बारे में समझिएगा। निर्वाचन की पद्धति का प्रोसेस ऐसा है कि भारत का जो राष्ट्रपति, जो हमारे पास राष्ट्रपति चुने जाएंगे, इनके लिए एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, और वोटर गिनती होती है वो होती है एकल मत संक्रमणीय पद्धति। क्या होती है बेटा? एकल मत संक्रमणीय पद्धति। हम लोग क्या करते हैं, चुनाव में वोट देने आते हैं तो केवल एक आदमी को एक ही वोट दिया और निकल गए। एक ही वोट देना है, जितने प्रत्याशी हो उनमें से किसी एक ही को चुनना है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी और आपको अगर वोट देना है तो आपको वरीयता के आधार पर, किसके आधार पर? वरीयता के आधार पर बेटा आपको वोट देना है। किसके आधार पर? वरीयता के आधार। जैसे कि मेरे को डी सबसे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन दूंगा, बी मेरे को उसके बाद सेकंड पोजीशन दूंगा, इसको थर्ड दूंगा, इसको क्या दे दूंगा? फोर्थ पोजीशन दूंगा। इस प्रकार से आपको वोट करना होता है चारों आदमी को, क्योंकि राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा हुआ है तो आप किसी को नेगलेक्ट कैसे कर सकते? आपको वरीयता देनी होती है कि किसको आप सबसे ज्यादा वरीयता दे रहे हैं। जब वरीयता देने की बात होती है तो उसके बाद जो भी प्रत्याशी हमारे पास खड़े होंगे उनकी वरीयता का नंबर चेक किया, तो जो भी आदमी क्या लाना होता है? फर्क। मान लो कि 100 सीटें हैं, 100 वोट दिए गए हैं, तो 100 में से 50 को फर्स्ट किसको आना चाहिए? डी को मिलना चाहिए। डी को मिलना फर्स्ट। ऐसे फर्स्ट डी को कितने मिलने चाहिए? 50। जब 50% वोट, यहाँ पे वोट 50% प्रथम वरीयता की डी को मिल गया तो राष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? डी बन जाएंगे। और अगर 50% वो वन नहीं लेके आ पाए तो फिर क्या होगा? द्वितीय वरीयता का चेकिंग होगा कि सेकंड सबसे ज्यादा किसको मिला है। तो अगर 52 सेकंड मिल गया किसको?
इसको डी को या बी को, जिसको भी। अगर फर्स्ट वरीयता में चेक नहीं हो पाया तो क्या चेक करते हैं पर द्वितीय वरीयता। अगर सेकंड करके जो 100 में से 50 ला लिया तो क्या बनेगा, वो अब राष्ट्रपति बनेगा। अगर सेकंड में भी नहीं हो पाया तो क्या करोगे, थर्ड सबसे ज्यादा किसको मिला है 50-50, मतलब थर्ड मिला है 50 तो 3 थर्ड पोजीशन किसको मिल गया, जिसको मिलेगा वो क्या करेगा, राष्ट्रपति बनता है। भारत के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ है 1969 में। कौन जी, वी गिरी वर्सेस नीलम संजीवन रेड्डी। इनमें क्या हुआ बेटा, वोटिंग हुआ। वोटिंग होने के बाद ना तो पहला आपका नीलम संजीवन रेड्डी आया और ना ही वी गिरी आया, और दोनों जा रहे। तो उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी ने क्या किया, उसका विरोध, जिसके कारण द्वितीय वरीयता का क्या हुआ बेटा, तो गिनती हुई कि सेकंड सबसे ज्यादा किसको मिला। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक आदमी को 50% फर्स्ट मिल ही नहीं पाया, तो क्या करना पड़ा, द्वितीय क्रम के वरीयता की गिनती चुनाव करना पड़ा। किनके बीच में था, 1969 में वी गिरी वर्सेस नीलम संजीवन रेड्डी। पूछेगा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार कब हुआ, 1969 में, या भारत के इतिहास में सर ऐसा पहली बार कब हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव के मामलों को कहां ले आया गया, सर्वोच्च न्यायालय में ले गया। यहाँ पे हुआ था कि नीलम संजीवन रेड्डी हारने के कारण वी गिरी को कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है, मैंने कहा ले गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ले गए। ये भी स्पष्ट होता है यदि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार की धांधली या उच्च नीच होती है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ होगी, सर्वोच्च न्यायालय में होगी। सुनना नहीं बात, ये मेन प्रोसेस आपको समझना है कि राष्ट्रपति के पद संबंधित विवाद के जो मामले होते हैं उनको कौन देखता है, महान्यायवादी देखता है, मंत्रिमंडल देखता है, सर्वोच्च न्यायालय देखता है, उच्च न्यायालय कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखता है इनके विवाद। क्लियर? तो वी गिरी कौन लेगा था बेटा, नीलम संजीवन रेड्डी, और जीते कौन थे, तो वी गिरी। ये प्रॉपर वहां पे जीत गए थे। ये हमारे पास वरीयता के आधार पर चुनाव को समझ में आ गया। अप्रत्यक्षता मतदान, फिर गुप्त मतदान समझ में आया होगा, एकल मत संकरणिक पद्धति हो जाएगी, उस समय सिनेरियो क्या बैठा था समझ में आया होगा। अब भारत का जो राष्ट्रपति हमारा बन रहा होगा, सुनना गई, तो उसके लिए आप प्रोसेस क्या लगाएंगे, ये हमारे पास पद्धति में क्या पढ़ोगे, कार्यकाल, है ना। हमारे पास जैसे आदमी चुन के जाता है 11 पद, अगर आप ही को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के पद के चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले सदन में, संसद में आपके पास कितने जी, तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, तो अनुमोदन। क्या होना चाहिए बेटा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन। और आपका जो जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15, कितनी होनी चाहिए, 15,000। अब आपका जमानत बचेगा कब, जमानत आपकी बचेगी तब जब जितने भी वोट पड़े हैं उस वोट का 1/6 भाग यदि अगर आप क्या करते हैं, वोट ला लेते हैं, तो आपकी जमानत राशि आपको वापस होगी, अदरवाइज जमानत जब्त कर लिया जाएगा। ये उनका होता है निर्वाचन पद्धति का मेन काम। तो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि अभी देखिए अपन पार्षद चुनाव लड़ते हैं, विधायक चुनाव लड़ते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, तो उस फॉर्म भरते समय आपके साथ कितने आदमी गारंटर खड़े होते हैं, तो 5 आदमी का साइन रहेगा तो ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। तो मेरी बात, तो राष्ट्रपति पद के लिए बेटा बहुत बड़ा गरिमामय पद है भारत में, तो जो भी आदमी संसद में खड़ा हो रहा हो तो 50 आदमी कम से कम उसके नाम का प्रस्ताव जब लाया जाए कि आप फलाना आदमी को, प्रेम प्रकाश पांडे जी को क्या करना है, अपने को राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, तो संसद में 50 ऐसे बंदे हो जो कि प्रस्ताव पर क्या करे, हस्ताक्षर करे, प्रस्ताव को लाए। और प्रस्ताव 50 आदमी लेकर आए हैं तो 50 आदमी क्या करेंगे, प्रस्ताव का अनुमोदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे कि हाँ ठीक है, आदमी क्या हमारे पास अच्छा है, इसको लाना चाहिए। कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन, 50 लोग लाएंगे तो 50 तो क्या करेंगे, उसका अनुमोदन भी करेंगे। जो लोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा मिलाकर कुल 100 आदमी कम से कम उसके पक्ष में होने चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा, राष्ट्रपति
विधायक बन सकता है, उसमें भी 15,000 की जमानत राशि उसको जमा करनी पड़ेगी। टोटल वोटों का यदि 1/6% वोट ले आता है तो चुनाव में उसकी जमानत, अगर हार भी गया तो जमानत जब्त नहीं होगा, उसकी जमानत राशि अर्थात 15,000 रुपया उसको वापस हो जाएगा। और अगर जमानत जब्त हो गया आप पैसा गया, डूब गया। दूसरी बात, ये सारी चीजें होती है किसमें, हमारे पास निर्वाचन पद्धति में। अब संविधान पढ़ने की खूबसूरती है कि बेटा प्रोसेस सेम रहेगा। उपराष्ट्रपति में निर्वाचक और प्रस्तावक और अनुमोदक 50 से घटकर हो जाएंगे 20-20, जमानत राशि 15,000 रुपए रहेगी, लेकिन वोट 1/6 कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। चाहे आप भारत में पार्षद से लेकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ो, आपको अपनी जमानत बचानी है तो कुल वैलिड वोट, जो वैलिड वोट होते हैं, वैध वोट होते हैं, उसका 1/6 भाग आपको लेकर आना होगा। अगर 1/6 भाग ला लिया आपने, कुल जमानत राशि क्या हो जाएगी, क्लियर है। ये था इनका निर्वाचन पद्धति। तो आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल, आयरलैंड से लिया गया प्रोसेस। निर्वाचक मंडल में कहानी क्या पढ़े थे कि भारत का विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और आपके राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, वोट दे पाते हैं। आपका राज्य विधान परिषद के मेंबर वोट नहीं दे पाएंगे, राज्य विधानसभाओं में जो मनोनीत होते हैं वोट नहीं दे पाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत तो वोट नहीं दे पाएंगे, केवल निर्वाचित को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जब लगाई जाती है तो उस समय आपका विधानसभा और विधान परिषद के लोगों से पूछा भी नहीं जाता है, केवल और केवल कौन डिसाइड करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें मनोनीत भी होंगे और निर्वाचित भी होंगे। ये हमारा कहता है उसके निर्वाचन मंडल है। अब बेटा बात करते हैं पद्धति की। तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति होता है, एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन मतदान मुक्त होता है। किस प्रकार द्वारा होता है, एकल मत संकरणीय पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होता है और वरीयता क्रम के आधार पर वोटों की गिनती होती है। जो 50% प्रथम वरीयता क्रम का वोट ला लिया और राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा भारत में कब हुआ सर कि द्वितीय वरीयता का चुनाव गिनती करना पड़ा वोटिंग 1969 में। कौन कौन, वीवी गिरी वर्सेस नीलम सचिवन रेड्डी। इन्हीं को वीवी गिरी को नीलम सचिवन रेड्डी कहाँ लेकर गए थे, वोट में लेकर गए थे, लेकिन जीते कौन, वीवी गिरी ही जीते। क्लियर यहाँ तक। राष्ट्रपति के पद के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो कितने प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 होने चाहिए, और जमानत राशि 15 जमा करनी पड़ेगी, और जमानत राशि बचाने के लिए 1/6 सदस्य क्या करना पड़ेगा, वोट अपना लेना। क्लियर है ये। चलिए इसको लिखिएगा, क्या बताता है बेटा हमारे आर्टिकल भारत की निर्वाचन मंडल क्या होता है, आर्टिकल नंबर 56 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल बेटा बहुत छोटा सा है, नॉर्मल सा, कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष। अब इसमें क्या क्या खेल है उसको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाए। भारत के राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। चुने जाने के बाद यदि कल अगर पूछेगा कि अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं, तो ये अपने पद की शपथ किसके सामने लेंगे, शपथ लेते हैं बेटा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या करते हैं। और पूछेगा त्याग पत्र किसके सामने देते हैं, क्या बता रहे बेटा, ये जो त्याग पत्र है सर ये देते हैं हमारे पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखो शपथ दिलाएगा इनको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और त्याग पत्र किसको देते हैं, ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो प्रोसेस क्या होता है, भारत के संविधान में जो हमारी सरकार स्टेबल रहती है, तो इनके कार्यकाल का पूरा हो जाने से पहले ही एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाता है, चुन लिया जाता है कि हाँ भाई एक राष्ट्रपति चुनाव करा लो। 26 तारीख को नवंबर में इसका डेट पूरा हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे 25 तारीख तक एक नया राष्ट्रपति चुनकर रख लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे 26 को पुराने राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेंगे, नए राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने पद को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे प्रोसेस चलता है।
कई बार ऐसा कारण आया कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति चुनाव नहीं हो पाया, तो जो पुराने राष्ट्रपति है वो कब तक 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, सपोज 5 साल पूरा हो गया, फिर भी किसी कारणवश इमरजेंसी हो, कुछ भी युद्ध की स्थिति हो, आपातकाल हो, कोई भी स्थिति हो, नया राष्ट्रपति हम चुन नहीं पाए, तो क्या होगा, पद छोड़ देंगे? नहीं। जब तक नया राष्ट्रपति पदभार नहीं संभालेगा तब तक हमारे पुराने राष्ट्रपति क्या रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। अगर ये पद को छोड़ते नहीं है, क्योंकि जो गरिमामय पद है वो खाली नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। ये कब तक बने रहेंगे, 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी, जब तक कोई नया राष्ट्रपति इनके पद को ग्रहण नहीं करता। ये क्लियर हो गया। सपोज ऐसा होता है कि भारत के किसी राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है, दो बार ऐसा हुआ भी है, जाकिर हुसैन और एक फखर अली है, दो मुस्लिम राष्ट्रपति हुए स्टार्ट के, और दोनों के साथ ऐसा हुआ क्योंकि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो उनके कार्यकाल के मृत्यु के बाद जो राष्ट्रपति का पद है उसको धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, पद को धारण कर लेंगे। सपोज भारत में ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, तो न राष्ट्रपति है न उपराष्ट्रपति है, तो फिर कार्यकाल किसके पास जाता है, पावर सर्वोच्च न्यायालय। जो हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के पास क्या हो जाता है, ये पद चला जाता है। अब ऐसा हो कि सर्वोच्च न्यायालय, भगवान न करे ऐसा हो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण पद को छोड़ देते हैं, तो किसके पास जाएगा, तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं उसमें से जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके पास क्या होगा, इस पावर को दे दिया जाएगा। जब उपराष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति, किसका बेटा, राष्ट्रपति का पदभार संभालते हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति को किसका वेतन मिल रहा होता है, उस समय उपराष्ट्रपति को आपके राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। उपराष्ट्रपति का बेटा ऐसा खेल है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के सर्वोच्च सदन अर्थात राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और उनको वेतन सिर्फ किसका मिल रहा होता है, सभापति का। भाई अब जिस काम को कर रहे हैं उसका वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति का काम ही नहीं जब तक राष्ट्रपति जिंदा है। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं तो फिर अब वो राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाते, वो फिर अब राज्यसभा में जाकर उसका मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, वो सिर्फ करेंगे भारत के राष्ट्रपति। अब उनको पेमेंट किसका मिलेगा, जो आप काम कर रहे हो उसको पेमेंट मिलेगा, राष्ट्रपति के नाम का पेमेंट मिलेगा। उपराष्ट्रपति को कोई पेमेंट मिलता ही नहीं है आजीवन। उपराष्ट्रपति पेमेंट कब मिलता है, या तो जब वो राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति का पेमेंट, या तो वो क्या कहेगा, राज्यसभा का पदेन सभापति का पेमेंट। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम का पेमेंट कभी मिलता है। क्लियर है? ये मेन प्रोसेस था किसके बेटा, उनके कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। कब तक, जब तक 5 साल पूरा होने के बाद अगर कोई नया आदमी निर्वाचित होकर नहीं आता है तब तक अपने पद को संभालेंगे, या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, पद को छोड़ते हैं अगर कार्यकाल के दौरान, या फिर इनको अनेक प्रक्रिया होती है, महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। अगर इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो इसके पद को संभालेंगे उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हो गई तो सर्वोच्च न्यायालय के में से वरिष्ठ। ये हो गया इनका कार्यकाल, खेल खत्म। 56 के बाद राष्ट्रपति का पूरा आइटम पढ़े थे ना बेटा, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे इसको। 57 में क्या बताया अनुच्छेद जी हमारे पास, पुनः आर्टिकल 57 क्या बोलता है बेटा, पुनः नियुक्ति। ये ज्यादा है नहीं, पुनः नियुक्ति छोटा सा है कि भारत के में संविधान में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि भारत का संविधान में अगर कोई आदमी है एक बार अगर वो नियुक्त हो चुका है राष्ट्रपति पद पर तो दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता है। अर्थात आप जितना बार चाहो उतने बार क्या कर सकते हो, नियुक्त हो सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इधर ये चलिए इसके बाद बेटा आर्टिकल नंबर किसमें आते हैं, 58 में 58 में आएंगे। आर्टिकल नंबर बोलता है, अनुच्छेद नंबर बोलता है अपने को 58। क्या बोलते हैं जी, अहर्ता है ना, पूरा आइटम अहर्ता हो जाता है, अहर्ता। और एक मतलब हमारे पास 59 मतलब होता है शर्तें। क्या हो जाएगा, शर्तें। ये दोनों से लाइन से लेकर चलता है।
सबसे ज्यादा अगर आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अगर क्वेश्चन लेके चलेगा तो किसमें चलेगा? आहारता और शर्तें। देखो दोनों चीज में अंतर है, आहारता और किसमें? शर्तें। अंतर क्या होता है बेटा? शर्तें होती है कि ये नहीं होना चाहिए, स्कूल में ये सॉक्स नहीं चलेगा, वो सॉक्स पहन के आओ। जहां नहीं चलेगा, जहां पे आपको मनाही की जा रही है ना, काला पैंट नहीं चलेगा, कान में बाली नहीं चलेगी, जहां पे नहीं चलेगा उसको किसमें आता है? शर्तन। और आहारता मतलब होता है क्वालिफिकेशन, कि आपका स्कूल में क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो होता है आहारता, और जो नहीं होना चाहिए क्या होती है? वो सबसे अधिक मैं देखा हूँ राष्ट्रपति का क्वेश्चन कहीं से पूछा तो कहां से? आहारता और शर्तें से। 3 पॉइंट यहाँ उठाएगा, 3 पॉइंट यहाँ से, दोनों मिला देगा, ऐसे करके चंद्रमूड़ा बना दिया, और उसमें से शर्तें छाट के निकालो। ऑप्शन नंबर ए बी सी, और उसमें से आहारताएं छाट के निकालो, ऑप्शन नंबर ए बी सी। दिक्कत ये कि दोनों ऐसा लगता है कि दोनों बंदे के राष्ट्रपति के पद के लिए अपने को दोनों कंडीशन चाहिए, हम डिफाइन नहीं कर पाते कौन सी आहारता कौन सी शर्तें। तो जो चीज चाहिए आहारता है, जो नहीं चाहिए वो याद रखें। क्लियर है ये? चलिए, तो आहारता में क्या करना चाहिए बेटा? 35 वर्ष की आयु चाहिए अपने को। क्या चाहिए? 35 वर्ष की आयु, पहला। दूसरा क्या चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरा तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो हमारी बात ये 3 चीज, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक्सेप्शन अब फंसाता कहाँ पे है बेटा? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो बता दिया आपने, लेकिन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए आपको? 35 वर्ष। तो भाई इस चीज को जब मैं सुन लिया कि सर लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो 25 साल की उस योग्यता में आता है, तो 25 साल का आदमी क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। तो इस कंडीशन में अगर आप नहीं पढ़े तो विरोधाभास आएगा, या तो इसको सही करोगे तो गलत करोगे। क्यों? क्योंकि सर लोकसभा के सदस्य बनने की जो आहारता आती है उसमें 35 वर्ष की आयु का प्रावधान नहीं है। कितने का है? तो एक्सेप्शन है एज वाला। एक्सेप्शन क्या बताओगे? एज। इसमें सर 25 वर्ष वाला है और इसमें है 35 वर्ष। क्या है? अपवाद। इस चीज को छोड़कर, आयु के सेक्शन को छोड़कर जो भी आहारताएं हैं वो किसकी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने की आहारता होनी चाहिए, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। एक्सेप्शन क्या बेटा? एज वाला। क्योंकि इस लाइन को जब लिख देता है ना कि लोकसभा के सदस्य बनने का पूरा कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसको तो 25 साल काफी है। तो जब 25 साल बन पाओगे राष्ट्रपति? नहीं। तो एज को छोड़कर लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, 35 वर्ष की आयु रखता हो, भारत का नागरिक। क्लियर है ये? और आ गया पेपर में तो तीनों सही है। रखता है इसलिए क्या है? ये आहारता है। अब बेटा 59 में आओगे, किसमें आओगे? अनुच्छेद नंबर आऊंगा मैं 59 में। अनुच्छेद 59 क्या बोलता हूँ? क्या नहीं रखता हो। तो क्या किसमें आएगा ये? शर्तें। तो पहली बात, पागल व दिवालिया ना हो मतलब शर्तें हैं, ठीक है। फिर देशद्रोही ना हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना। सुनना नहीं बात? ये हमारे पास जो दिया हुआ है क्या है? नाव किसमें आता है? शर्त। लेकिन लाभ के पद से कुछ पदों को बाहर रखा गया है। किसके पद से? लाभ के पद से कुछ चीजों को बाहर रखा गया है। जैसे सबसे पहले बात क्या है बेटा कि आपके पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर लोकसभा का सदस्य, फिर राज्यसभा का सदस्य, और मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य। समझ बात? इन सभी के पद को लाभ के पद पर नहीं रखा गया।
अर्थात इस तीनों चारों पदों को छोड़कर यदि आप किसी पद पर हो, किसी सरकारी पद पे हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, सीएसपी हो, किसी राज्य के न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, तो पहले आपको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब जाकर आप चुनाव लड़ सकते हो। किसका? राष्ट्रपति का। चुनाव जीतना नहीं बेटा, लड़ना ही। आप नहीं लड़ पाओगे, पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। समझा नहीं बात? लेकिन ये जो सारे पद है, इसको त्याग पत्र दिए बिना क्या कर सकते हो? इस पद में रहते हुए भी आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हो। समझा नहीं बात? जीत गए तो राष्ट्रपति, नहीं तो मंत्री परिषद और राज्यसभा के मेंबर तो हम है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये बेसिक सा कंडीशन होता है। अभी विधानसभा के चुनाव में कोरबा का क्या हुआ? शिक्षक था, वो क्या किया बेटा? वो लड़ा विधानसभा का चुनाव। अब उसके साथ जो विडंबना हुई वो सुनिए। वो चुनाव लड़ा, सबसे पहले क्या देना पड़ा उसको? सरकारी पद से त्याग पत्र देना, क्योंकि सरकारी पद पे रहते हुए आप विधानसभा, लोकसभा या किसी प्रकार का कोई राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकते। वो त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद उसका वहां से जो मतलब होता ना कि कार्यकाल से मुक्ति का जो पद था, पद का रिलीज हुआ। अब उस पद को रिलीज होने के बाद क्या किया? नामांकन पत्र भर दिया। अब नामांकन की आखिरी तारीख तक उसका जो रिलीजिंग लेटर था, जो उसका रिजाइनेशन था, उसका जवाब या फिर विभाग उसको मुक्त नहीं की। अब मुक्त नहीं की तो बेटा नामांकन के आखिरी तारीख तक ये जमा नहीं कर पाया अपने कागज पूरी तरीके जमा नहीं कर पाने के कारण इसका नामांकन क्या हो गया? रद्द। इधर नामांकन रद्द हुआ और अगले दिन क्या हो गया? उसका जो पद मुक्ति का था, जो पेपर से घर पहुंच गया, अब जॉब से भी क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब वो सर पीट रहा है कि हे भगवान, ना घर के रहे ना घाट के रहे। समझना वाली बात, ये समस्या भी क्या होगा? उसको फेस करना पड़ेगा। जरूरी बात। ये हमारे पास होता है बेटा पद, या तो इधर नहीं है या तो फिर उधर। उसमें भी नेता लोग क्या रखे हैं? अपने आप में रिजर्व, राष्ट्रपति का पद चुनाव लड़ेंगे लेकिन भाई अपना पद नहीं छोड़ेंगे। मरेगा कौन? गरीब आदमी, गवर्नमेंट जॉब वाला। तो जो करेंगे बेटा वो हरदाय होता है, और जो नहीं करेंगे वो क्या होगी? शर्तों के अंदर क्या बताया गया है? वेतन, वेतन शर्तों के साथ क्या मिलेगा आपको? वेतन और भत्ते। शर्तें एवं क्या मिलेगी बेटा? वेतन और भत्ते। तो इस वेतन भत्तों में देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, इसका जो वेतन होता है बेटा, वेतन होता है वो केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। निधि पर भारित होता है। क्या होता है? संचित निधि, मतलब सेंट्रल की जो रिजर्व मनी होती है उसमें का जो पैसा होता है, पेमेंट वहां से भागता है। अगर मैं राज्यपाल की बात करूं या फिर राज्य की किसी मंत्री की बात करूं, तो उनका जो बेटा पेमेंट होता है वो राज्य की संचित निधि जो पैसा पड़ा होता है उसमें क्या होता है? भारित। इनका पेमेंट वर्तमान में 5 लाख रुपया, पेंशन 2.5 लाख रुपया है। इनका जो पेमेंट होता है राष्ट्रपति का, वो कर मुक्त होता है। क्या मुक्त है बेटा? इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ समय पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, नाम क्या था उनका? नहीं, रामनाथ कोविंद, उन्होंने बोल दिया था कि मैं क्या करता हूँ? टैक्स देता हूँ। तो पूरे देश में क्या हो गया? बहस छिड़ गई। अरे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति का पेमेंट क्या होता है? तो कर मुक्त होता है। राष्ट्रपति अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं टैक्स देता, चल क्या रहा है? इस बात को सोशल मीडिया में दबाया गया, फिर आपका न्यूज मीडिया में दबाया गया कि भाई राष्ट्रपति बोल तो दिए, ठीक है बोल दिए, गलती से बोल दिए, भारत के राष्ट्रपति है तो हमको क्या करना चाहिए? इस बात की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि हम मजाक ना हो रहा है। इस बात को क्या किया गया था? बात खत्म किया गया, वीडियोस वगैरह सब गायब। लेकिन का पेमेंट क्या होता है बेटा? तो एक तो केंद्र सरकार की संचित निधि में भारी होता है, और दूसरा कहां से मिलता है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट 5 लाख होता है। क्या होता है? कर मुक्त होता है। क्या होता है? कर मुक्त। किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सपोज ऐसा हो, आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार, इसके अनुसार आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार यदि भारत में आपातकाल भी लग जाता है तो भी भारत में राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 360 के अनुसार लगता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी भारत के राष्ट्रपति के पेमेंट और भत्तों में एक भी रुपये की कटौती नहीं की जाएगी, चाहे कितना भी आपातकाल क्यों लग जाए। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति की गरिमा। ये चलिए आर्टिकल नंबर बेटा, अनुच्छेद नंबर क्या पढ़ोगे? अनुच्छेद क्या बताता है? शपथ। क्या बताएगा? शपथ। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं बेटा? इनको शपथ दिलाते हैं। किसको? भारत के राष्ट्रपति को। ये शपथ किसके लेते हैं? ये संविधान की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की क्या करते हैं? ये शपथ है। पद और गोपनीयता की, यह अपने पद और उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, संविधान की सर्वोच्चता का ख्याल रखेंगे। क्लियर है ये? चलिए, ये बेटा हमारे पास हो गया आर्टिकल नंबर 47 महाभियोग। फिर क्या बोलता है अपने को? अनुच्छेद 61। इसमें क्या आता है? महाभियोग बेटा किस देश से किया गया है? ये भी अमेरिका से किया गया है। किस संविधान से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति को उसके पद से पदच्युत करने का, पद से हटाने का प्रोसेस कहलाता है महाभियोग। अमेरिका के संविधान से बेटा इसकी व्यवस्था की गई है। आखिर राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ऐसी क्या स्थितियां पड़ती है कि उनको पद से हटाना पड़ जाता है? तो दो चीज, एक तो अपने शक्तियों का गलत उपयोग और दूसरा बेटा संविधान का उल्लंघन। ये दो चीजें होती है जिसके कारण उनको पद से या फिर बोलते ना जी कार्य करने में अक्षमता हो, अपने कार्य को जो उनको सौंपा गया उसमें अक्षम हो जाए, या फिर शारीरिक विकलांगता। ऐसा भी तो है भाई 60-70 साल के एज में लोग क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस या फिर अपने काम को करने में अक्षम है, या संविधान को ओवरलैप कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, या फिर अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, इन 3-4 कंडीशनों में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है और उनको पद से हटाया कैसे जाता है, उनके बारे में चर्चा करें। तो राष्ट्रपति पर देखो बेटा, महाभियोग जो होता है वो केवल प्रस्ताव ना होकर क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। ये दो शब्द में इसलिए यूज कर रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा। प्रस्ताव संसद में आते हैं और कहीं तो भाई पास भी नहीं हो पाते, कहीं पे चर्चा भी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हमारे संसद में हमारे राष्ट्रपति के ऊपर कोई महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उसका गलत उपयोग हमारे पड़ोसी कर सकते हैं कि भारत के अंदर सत्ता अनस्टेबल है, वहां हर 6 महीने में राष्ट्रपति के ऊपर क्या आता है? महाभियोग आता है। तो दुष्प्रचार करके हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश के स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग एक प्रस्ताव के रूप में न लाकर एक संकल्प के रूप में लाया जाता है कि अगर लाया है तो इनको हटा ही देना है, कि अगर लाए हैं महाभियोग का प्रस्ताव तो लाकर इनको हटा ही देना और नया वाला लगा ही देना है। दिल्ली लाइन इधर ये क्या होना चाहिए? संकल्प होना चाहिए। अब उनके खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव है सदन में लाया जाता है, तो सदन के किस ला सकता है? आप लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी ला सकते हो, दोनों में चाहे जिसमें आपका मन है उसमें आप अपने राष्ट्रपति के जो महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हो। मान लो कि हम लोकसभा में पहले लाते हैं, तो जिस सदन में आप पहले लाओगे वो कहलाएगा अभियोग सदन। क्या कहलाएगा? अभियोग सदन। और जिस सभा में पास होने के बाद सेकंड जाता है वो कहलाता है बेटा जांच सदन। क्या कहलाता है वो? जांच सदन। और ये अगर पहले अगर अपन लागे राज्यसभा में ये बन जाएगा अभियोग, ये क्या बन जाएगा? ये दोनों सभाओं में जाकर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। अब जिस भी सदन में आपका मान लीजिए अभियोग यहाँ पे लगाया गया, लोकसभा में लाया गया, जिस भी सदन में आपके राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है, अभियोग लाया जाता है, अभियोग आपका सदन में पेश कब हो पाएगा? जब कुल सदस्यों का 1/4 भाग क्या करे? उस अभियोग में हस्ताक्षर करे, वरना उसको फाड़ के फेंक दिया जाएगा और उस अभियोग में बात भी नहीं की जाएगी। उस अभियोग में चर्चा हो, उस अभियोग में चर्चा हो, इसके लिए जरूरी है कि कुल अगर 100 मेंबर है तो 25 मेंबर पहले उस अभियोग में क्या करे? सिग्नेचर करे, तब जाके वो चर्चा के लायक बनती है। अगर 24 लोग भी साइन किए ना तो चर्चा के लायक ही नहीं होगी, फाड़ कर क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा।
तो अभियोग सदन में अभियोग को लाने के लिए ही कितना भाग वोट चाहिए अपने को? 3 सदस्यों का। कुल सदस्यों का अपने को 1/4 या फिर 25% मिलकर दे सकता है, अपने को वोट चाहिए। और अगर उस सदन में उसको पास करवाना है तो बेटा आपको कुल कितना? 2/3 जितने भी मेंबर हैं उनके कुल 2/3 मेंबरों का मत आपको चाहिए, तब जाके क्या होगा उस सदन में पास। ये अब सेकंड वाले में आ गए, तो सेकंड वाले में उस अभियोग को लाने के लिए 1/4 की वोट कराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये वो अभियोग में लगाया जा चुका है, उस पर अभियोग लगाया जा चुका, अभियोग पास भी हो गया, तभी तो आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 1/4 की अर्थात जांच सदन में उस पर चर्चा कराने के लिए 1/4 लोगों की वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा बेटा, उस पर चर्चा चलेगी और अगर पास करवाना है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों का 2/3, कितना? 2/3 सदस्यों का क्या चाहिए अपने को? हस्ताक्षर चाहिए या कितना होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर क्या हो जाएगा? महाभियोग पारित। सुंदरी बात, जिस भी सदन में आप लाओगे उस सदन के 1/4 भाग मेंबर जब आपका उस पर सिग्नेचर करेंगे तभी वो प्रस्ताव पेश होगा, पारित नहीं होगा। क्या होगा? पेश, और उस पर चर्चा होगी। अगर 1/4 से कम हो गई तो चर्चा ही नहीं होगा, फाड़ के फेंक दे रहा है। और उसको पारित करने क्या करना पड़ेगा? 2/3 मेंबर साइन करना पड़ेगा। दूसरे पहले वाले में पारित हो गया, दूसरे वाले में लाओगे तो यहाँ पे आपको 1/4 की कोई आवश्यकता नहीं है, कि वहां पे भाई पेश हो चुका है, पेश होने लायक था और पारित होने लायक था, तब तो सेकंड में पहुंचा, पारित हो गया। यहाँ पे उसकी वैलिडिटी बन जाती है और सेकंड वाले में लाओगे और 2/3 से क्या करोगे बेटा? तो उसको अगर हस्ताक्षर कर दिए तो आपको प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित। किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। अब जब किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं? महाभियोग लाते हैं, तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन। 14 दिन क्या करना पड़ता है? पूर्व सूचित करना पड़ता है। किसको? राष्ट्रपति। ये फिक्स है। किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी हो जो हमारे पास हमारे संविधान में संवैधानिक अधिकारी, अगर उसके खिलाफ आप महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हो तो उसके खिलाफ लाने से पहले 14 दिन पूर्व आपको सूचित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर कि चुनाव आयोग के लिए ला रहे हैं तो उसको 13 दिन है, राष्ट्रपति का 14 है, उपराष्ट्रपति 13, नहीं। सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी किसी को भी खिलाफ अगर महाभियोग ला रहा हूँ कितना दिन? 14। संसद में केवल राष्ट्रपति ने किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करना है 2/3। कितने मेंबर? 2/3। याद रखना है, 2/3 मेंबर साइन करेंगे तो ये प्रस्ताव क्या होता है? क्लियर है? ये इस प्रकार से हमारे क्या करेंगे? राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। इस प्रकार बेटा हमारे राष्ट्रपति का जो था उसका ज्वाइनिंग से लेकर उनका महाभियोग की प्रक्रिया तक तो क्या कर लिया गया? पढ़ लिया है। समझ आया बात राष्ट्रपति का? चलिए क्लियर कीजिएगा पहले।